सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, शुभकामनाएं हैं। तो आइए आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास जानने के स्रोतों में। हम लोगों ने जो है इसका जो अभिलेखों संबंधी जो साक्ष्य हैं, जो स्रोत हैं, इनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसके आगे का जो है हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्के। तो सिक्के देखते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अभिलेखों तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपिशास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। तो अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपिशास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। आगे देखिए। जिन सिक्कों पर मुद्राओं का कोई लेख नहीं होता है तथा केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, इन्हें पंचमार्क आहत सिक्का कहा जाता था। तो जिन सिक्कों पर मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, तो उन्हें पंचमार्क आहत सिक्का कहा जाता था। आगे देखिए। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां जो हैं होल्डर्स पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध में मिली हैं। तो आहत मुद्राओं की सबसे पुरानी निधियां जो हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली हैं, मगध बिहार से मिली हैं। आगे देखिए। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के थे, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ बनी होती थी। तो जो आरंभिक सिक्के हैं वो अधिकतर चांदी के थे, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियाँ बनी होती थी। आगे देखिए। इन पंचमार्क सिक्कों को जो है साहित्य में करशापर, पुराण, धरण और शतमान कहा गया है। तो पंचमार्क सिक्कों को जो साहित्य में जो है करशापर, पुराण, धरण और शतमान कहा गया है। तो ये पुराण जो है ये पूछा जा चुका है पीजीटी में कि पुराण सिक्का किस धातु का बना होता था। ठीक है, तो चांदी का था। तो ये सब जो पंचमार्क सिक्के हैं वो चांदी के थे और साहित्य में इन्हें करशापन, पुराण, धरण, शतमान आदि कहा गया है। आगे देखिए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था। तो सर्वप्रथम जो है सिक्कों पर लेख लिखवाने का जो कार्य है यवन शासकों ने किया था। आगे देखिए। मालव, यवधीय आदि गणराज्यों तथा पंचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में हमें मुख्यतः सिक्कों से ही ज्ञात जानकारी मिलती है। तो मालव, यवधीय आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में जो है जानकारी केवल सिक्कों से ही मिलती है। आगे देखिए। समुद्रगुप्त जो है अपनी कुछ मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त जो है अपनी कुछ मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। आगे देखिए।
शक पहलव युग की मुद्राओं से जो है उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। तो शक पहलव युग की मुद्राओं से जो है उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से अश्वमेध की सूचना मिलती है। तो समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की जो अश्वमेध शैली की मुद्राएं मिली हैं, तो इस मुद्रा से उसे अश्वमेध यज्ञ कराए जाने की सूचना मिलती है। आगे देखिए, सातवाहन नरेश सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र मिलता है। तो सातवाहन नरेश सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्र मिलता है, जिससे पता चलता है सतकर्णी के समय में उसके पास जलपोत रहे होंगे और जलपोतों के द्वारा व्यापार होता होगा। आगे देखिए, मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। तो मौर्य शासकों ने जो है सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। आगे देखिए, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किया था। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाण शासकों ने प्रचलित किया था। आगे देखिए, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों ने प्रचलित किया था। तो सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों ने प्रचलित किया था। आगे देखिए, सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो जो सातवाहन शासक थे वो सिक्के के सिक्के जो है जारी किए थे। तो शीशे के सिक्के जो है सातवाहन शासकों से संबंधित है। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किया था। सर्वाधिक सिक्के मौर्य शासकों ने जारी किए थे। जलपोत का चित्र सतकर्णी की मुद्रा पे मिलता है। अश्वमेध एक प्रकार की मुद्राएं समुद्रगुप्त कुमारगुप्त की मिलती हैं। शक पहलव युग की सिक्कों पर जो है शासन पद्धति मिलती है। समुद्रगुप्त जो है एक मुद्रा पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। तो इस प्रकार से जो है मुद्राओं के विषय में जानकारी मिलती है और सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो है यवन शासकों ने शुरू किया था। कृषापण, पुराण, धरण, शतमान ये सब चांदी के सिक्के होते थे, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अगला है स्थानीय भवन। तो स्थानीय भवन के विषय में देख लेते हैं, इनसे क्या जानकारी मिलती है। तो विभिन्न स्मारकों के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का ज्ञान होता है। तो विभिन्न स्मारकों के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से सिंधु सभ्यता का पता चलता है। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, इससे सिंधु सभ्यता का पता चला। प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। तो प्राचीन काल में जो महल और जो मंदिर मिले हैं, उनकी जो शैली है, इससे वास्तुकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली और दक्षिण के मंदिर बेसर शैली तथा दक्षिणापथ के मंदिर बेसर शैली तथा दक्षिण के मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। तो जो उत्तर भारत के जो मंदिर थे वो नागर शैली में हैं, जैसे कि अयोध्या का राम मंदिर जो बनाया गया ये भी नागर शैली में बनाया गया है। दक्षिणापथ के मंदिर जो है वो बेसर शैली में थे। जो दक्षिणापथ के मंदिर थे वो बेसर शैली में थे और दक्षिण के जो मंदिर हैं वो सब द्रविड़ शैली में थे। आगे देखिए, कौशाम्बी से उदयन का राजप्रसाद। जो कौशाम्बी से जो है उदयन शासक का राजप्रसाद मिलता है। एवं घोषताराम नामक एक बिहार भी यहाँ से मिलता है। तो कौशाम्बी से जो है उदयन का राजप्रसाद मिलता है। घोषताराम नामक एक बिहार मिलता है। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में किया गया, इसका साक्ष्य मिलता है। आगे देखिए, दक्षिण भारत में अरिकामेडु नामक स्थान की खुदाई में रोम और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का पता चलता है, क्योंकि अरिकामेडु से जो है रोमन सिक्के मिले हैं, दीप का टुकड़ा और बर्तन मिलते हैं।
तो दक्षिण भारत में अरिकामेडू नामक स्थान की खुदाई में यहाँ रोमन और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का पता चलता है, क्योंकि अरिकामेडू से रोम के सिक्के मिले हैं, रोम का द्वीप का टुकड़ा मिला है, यहाँ से बर्तन मिले हैं। आगे देखिए, प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में शुरू हुआ था। तो प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में शुरू हुआ था। देवगढ़ झांसी का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा की बुद्ध की तामूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। तो देवगढ़ झांसी का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा की बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से जो है हिंदू कला एवं सभ्यता के विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तंजौर का राजेश्वर मंदिर, यह भी द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो तंजौर का राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। आगे देखिए, जावा का बोरोबुदुर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर, इसे अंकोरवाट कहिएगा, अंकोरवाट मंदिर जो है दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू संस्कृति के प्रसार की सूचना देते हैं। तो जावा का जो बोरोबुदुर स्तूप है और कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू संस्कृति के प्रसार की सूचना देते हैं कि कंबोडिया, जावा में भी हिंदू संस्कृति, वहाँ प्राचीन समय में जो हिंदू संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार हुआ था। आगे देखिए, चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तो चित्रकला से जो है हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिल जाती है। अजंता के चित्रकला में माता शिशु का तथा मरासन राजकुमारी का चित्र मिलता है। तो अजंता के चित्रकला में माता तथा शिशु का तथा मरासन राजकुमारी का जो चित्र मिलते हैं, इस चित्र से गुप्त काल की कला की उन्नति का ज्ञान होता है, क्योंकि माता शिशु और मरासन राजकुमारी के जो चित्र हैं ये गुप्तकालीन चित्र हैं, और इससे जो है गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का ज्ञान जो है होता है। आगे देखिए, बसाड़, तो बसाड़ से मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। तो बसाड़ से जो मिट्टी की मोहरें मिली हैं उससे व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। आगे देखिए, दीर्घ निकाय में स्थापत्य को वत्थुवज्जा कहा गया। जो दीर्घ निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें स्थापत्य को वत्थुवज्जा कहा गया है, अर्थात वस्तु विद्या कहा गया है। तो दीर्घ निकाय में जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें स्थापत्य को वत्थुवज्जा अर्थात वस्तु विद्या कहा गया है। महावर्धकी, तो महावर्धकी जो है वस्तु विद्या का ज्ञाता था। महावर्धकी क्या था? ये वस्तु विद्या का इसे ज्ञाता माना गया है। प्राचीन समय में महावर्धकी को वस्तु विद्या का ज्ञाता माना गया है। ज्योतिषाचार्य बराहमिहिर जो थे, ये भी वस्तु विद्या के भी आचार्य थे। इन्हें वस्तु विद्या के विषय में भी ज्ञान था, वस्तु विद्या का आचार्य भी इन्हें कहा जाता है। बराहमिहिर की रचनाएं हैं जैसे बृहत संहिता, तो बृहत संहिता से वस्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र, चित्रशास्त्र की जानकारी मिलती है। तो बराहमिहिर की जो रचना बृहत संहिता है, इस बृहत संहिता से वस्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र और चित्रशास्त्र की जो है जानकारी मिलती है। आगे देखिए, वस्तुशास्त्र के प्रवर्तक, तो वस्तुशास्त्र के प्रवर्तक में जो है विश्वकर्मा तथा मय के नाम मिलते हैं। जो वस्तुशास्त्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? विश्वकर्मा को कहा जाता है और मय को कहा जाता है। दो नाम मिलते हैं जिन्हें वस्तुशास्त्र का प्रवर्तक कहा जाता है। विश्वकर्मा जो है, ये विश्वकर्मा को देवताओं का जो है वस्तुकार माना गया है कि ये देवताओं के लिए अस्त्र बनाते थे, हथियार बनाते थे और उनके लिए काम करते थे। मय को जो है असुरों का वस्तुकार माना गया है। मय जो है असुरों के लिए जो है वस्तुओं का निर्माण करते थे। ठीक है,
तो वस्त्र शास्त्र के प्रवर्तक में जो है विश्वकर्मा और मय के नाम आते हैं, जिसमें विश्वकर्मा जो है देवताओं और असुरों और मय को असुरों का वस्त्रकार माना गया है। आगे देखिए, विश्वकर्मा से संबंध संप्रदाय से ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। जो विश्वकर्मा से संबंधित संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय से कहलाता है, और इसकी जो पहली रचना है विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है वस्त्र, मूर्तिकला और चित्रकला का जो है वर्णन किया गया है। तो विश्वकर्मा से संबंध जो संप्रदाय है वो ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है, और इसकी जो पहली रचना है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, जिसमें वस्त्र शास्त्र, मूर्तिकला और चित्रकला के विषयों का वर्णन है, इससे जानकारी मिलती है। आगे देखिए, सम्रांगण सूत्रधार। तो सम्रांगण सूत्रधार जो है ये भी वस्त्र शास्त्र की जो है प्रमुख रचना है। तो सम्रांगण सूत्रधार जो है ये वस्त्र शास्त्र की प्रमुख रचना है। सम्रांगण सूत्रधार की रचना जो है मालवा के परमारवंशी शासक भोज ने इसकी रचना की थी। तो सम्रांगण सूत्रधार की रचना जो है परमारवंशी शासक भोज ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की थी। ठीक है, आगे देखिए, भुवन देव ने गुजरात में अपराजित प्रच्छा की रचना की थी। तो भुवन देव ने जो है गुजरात में अपराजित प्रच्छा की रचना की थी, जो कि जिसमें वस्त्र की विविध विधाओं का उल्लेख मिलता है। तो भुवन देव ने गुजरात में अपराजित प्रच्छा की रचना की थी, जिसमें वस्त्र की विविध विधाओं का उल्लेख मिलता है। युक्ति कल्पतरु। तो युक्ति कल्पतरु जो किताब है या पुस्तक है, इसमें जहाज़ों के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो युक्ति कल्पतरु में जो है जहाज़ों के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक साक्ष्य आज हम लोग नहीं शुरू करेंगे, साहित्यिक साक्ष्यों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने जो है सिक्कों के विषय में जान लिया है और स्मारक और भवन के विषय में जान लिया है। आज यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे का जो है हम लोग फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसे आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, और सारे तथ्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी दुर्लभ तथ्य हैं। परीक्षाओं में सारे परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और ये किसी एक बुक में नहीं मिलने वाले हैं, बहुत सारी बुकों से इनको लिया गया है। और ये यूट्यूब पर भी, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये कुछ समय तक ही रहेंगे, जब तक ये हमारा पूरा जो नोट्स है ये बुक के रूप में जब तक नहीं आ जाएगा तब तक यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए अभी से इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो बाद में फिर बुक खरीद के आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक जो है मेरी जो प्रोसेस में है, टाइपिंग की स्थिति में है, प्रोसेस में चल रही है, कुछ अभी व्यस्तता है दिसंबर तक, और इस वजह से नहीं, इसके बाद इस पर जो है इस बुक को जो है मार्केट में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी टाइपिंग में प्रोसेस में है, और बाद में आप बुक को ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो फ्री में मिल रहा है, बिना पैसे के। तो आप लोग पढ़ें, इसका लाभ उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली